हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्जाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने जेई, सीईटी, नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए। तो आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है सर्कुलर मोशन एंड साथ ही साथ रोटेशनल मोशन। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने इन्हें साथ में लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक ईमेल आया था कनिष्क शर्मा का, जिन्होंने लिख के दिया, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर क्रैश कोर्स ऑन इंडिया बडी चैनल। इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर माय रिवीजन एंड प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। कनिष्क को केजे सोमैया कॉलेज में एडमिशन मिला है, जो मुंबई का एक बहुत अच्छा कॉलेज है और टॉप कॉलेजेस में आता है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। सो कनिष्क ने लिखा है कि उन्होंने इंडिया बडी से रिवीजन किया था एंड प्रिपरेशन किया था। थैंक यू कनिष्क फॉर योर अप्रिसिएशन। और दोस्तों, अगर आप भी आगे मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है indiabuddy1217@gmail.com। आप मेरे फैमिली की तरह हो और मैं चाहता हूं कि मेरा फैमिली जो है वो एजुकेशन में बहुत आगे जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे आगे के कुछ सेशंस आ रहे हैं जिनको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2021 के बैच के लिए। वो क्या है, जेई 2021 का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, नीट 2020 का स्ट्रैटेजी 21 का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एमएसटी सीईटी जो मैंने महाराष्ट्र के लिए खास कर रखा है 2021 का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 11th एंड 12th के भी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज एक वीडियो मिलेगा। और हम जो करंट जेई, सीईटी और नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो 21 के बैच के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम क्वेश्चन सीरीज देने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं, फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के रिलेटेड भी सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते जाए, जो जो मैं चीज़ बता रहा हूं आप वैसे पढ़ते जाए, तो आप डेफिनेटली टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है सर्कुलर मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क है, बैंकिंग ऑफ रोड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम में क्या फ़र्क है, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन, परपेंडिकुलर थियरम विद एग्जांपल, पैरेलल थियरम विद एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये फिलहाल सर्कुलर मोशन का है। सर्कुलर मोशन में जब कभी भी आप कोई टर्म पढ़ते हैं, जहाँ पे आपने लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में पढ़ा था, यहाँ सर्कुलर में उसके आगे हमेशा एंगुलर लग जाता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम जानेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। लीनियर में तो हम डिस्टेंस को मेजर करते थे, बट यहाँ पे हमको एंगल देखना पड़ता है। मान लीजिए ये एक रेड कलर की बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है और हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं उसके मोशन का। सो वो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक गया। इसमें होता क्या है कि उसने इतना एंगल कवर किया, तो जितना एंगल वो कवर करता है अपने सर्कुलर मोशन पार्ट में, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और उसको हम थीटा से दिखाते हैं। हमें मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन की भी फॉर्मूला आपको मालूम है, जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी आपको फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताऊंगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से चलता है। राइट हैंड थंब रूल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका राइट हैंड है और उसमें जो आपका थंब है वो ओमेगा का डायरेक्शन दिखा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो जो आपके कर्ल्ड फिंगर है ना, वो बेसिकली मोशन का डायरेक्शन बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाता है, एंड जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ जाता है। मैं आपको बता दूं, आपको एक फॉर्मूला और भी याद रखना है जो एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, जो बोलता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जहाँ पे आर जो होता है ये रेडियस ऑफ जो आपका सर्कुलर मोशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क होता है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कभी भी पार्टिकल रोटेट नहीं, मान लीजिए, माफ़ कीजिए, जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस समय उसकी जो स्पीड होती है, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, जो आपकी लीनियर स्पीड होती है, जो मैग्नीट्यूड टर्म है, स्केलर क्वांटिटी, वो सेम रहती है। सो वहाँ पे होता क्या है कि जो वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड है वो कंटिन्यूसली सेम होती है जब कभी भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और
ऐसे सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए आपको रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जो रेडियस के ही पाथ पे होता है। जबकि नॉन सर्कुलर मोशन में देखेंगे तो वहाँ पे जो स्पीड होता है उसकी भी वैल्यू बदलती जाती है। मतलब जो मोशन है पार्टिकल का, उसकी रफ्तार कभी अचानक बढ़ जाती है और कभी अचानक कम हो जाती है। इसी से आपको एक चीज़ मिलती है कि अगर रफ्तार बढ़ते चली जाती है, मतलब यहाँ पे वो एक्सेलरेट होता है, पहले वो थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी था, फिर उसकी वेलोसिटी और बढ़ी, फिर और बढ़ी, या कभी कभी ऐसा होता है कि वेलोसिटी कम होती जा रही है, यानी डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको एग्जांपल हो सकता है जब आपने पंखा चालू किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ने लगती है। डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब आप पंखा बंद करते हो तो उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो उसी के बेस पे आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की भी आपको डायरेक्शन मालूम पड़ सकता है। जैसा आप देख सकते हैं, अगर उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है कंटिन्यूसली वेलोसिटी की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी कम होते जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो दोनों कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक्सिस के ऊपर ही आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन काम में आता है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते, बैंकिंग ऑफ रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए एक कर्व रोड है जिसमें एक मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है कि अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यू लेके जाते हो तो हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो गाड़ी लिया है, एक ग्रीन कलर की एक रेड कलर की। अगर इस रोड की मैक्सिमम स्पीड डिसाइड कर चुकी है, मान लीजिए कर्व पे 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, और ये ग्रीन कलर की गाड़ी है उसकी वेलोसिटी 50 से कम है, तो क्या होगा, ये कर्व पे टर्न लेके चली जाएगी। लेकिन अगर ये जो रेड कलर की गाड़ी है 50 से ज़्यादा जा रही है तो वो टर्न नहीं ले पाती और वो सीधी चली जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक टर्न का या हर एक कर्व पाथ का एक मैक्सिमम वेलोसिटी फिक्स होता है, और जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट ऑफ म्यू आर जी, जहाँ पे आर रेडियस होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, म्यू जो होता है वो आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पे अनबैंक्ड रोड की बात कर रहा हूँ, जो रोड नॉर्मल है, जो प्लेन रोड में आते हैं। तो यहाँ पे अब एक टर्म आ रहा है कि आपका फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट होता है, अब फ्रिक्शन की वैल्यू बदलती रहती है, उसको अगर हमें इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मतलब हमें रोड रफ करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, टायर को प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ अलग अलग सीजन में फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी होती है, बारिश में रोड स्लिपरी हो जाते हैं, तो उससे होगा क्या, जब स्लिपरी हो गया है तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो ये वेरी होता रहता है। इसीलिए हमने इस सिचुएशन को हटाने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड लाया, जो आप देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एक एज जो होता है रोड का उसको हम उठा देते हैं, तो इससे होता क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, प्लस आपका फ्रिक्शन के ऊपर की डिपेंडेंसी भी हट जाती है। मैं आपको इसके एक एनिमेशन पार्ट में दिखाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड का एक साइड को आप उठा देते हैं। नॉर्मल रोड में अनबैंक्ड में वो प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे आपने उठा दिया, तो इससे होता क्या है कि आपके फ्रिक्शन के ऊपर जो कंपोनेंट डिपेंडेंट था वो हट जाता है, और जो नया बैंक्ड रोड का आपको जो मिलता है उसको आप बोलते हैं रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। टैन थीटा के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे डिसाइड हो सकती है। तो जब रोड के एक एज को हम उठा देते हैं तो उसको हम बैंक्ड बोलते हैं, और जब रोड पूरी तरीके से प्लेन होता है, जैसे आपने फर्स्ट इमेज में देख लिया एकदम टॉप का, जिसमें जो एक कर्व रोड मैंने बनाया है, तो उसको हम अनबैंक्ड रोड बोलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बदलती रहती है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो उसमें एक मिनिमम वेलोसिटी भी होती है, कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो अपने लोएस्ट पोजीशन पे है और उसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो उसे √5 RG लगेगा। लेकिन अगर वो मीडियम पोजीशन पे तो उसे √3 RG लगेगा, एंड टॉप पोजीशन पे अगर उसको सर्कल कंप्लीट करना है तो उसे √RG लगेगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है जो उस पार्टिकल का उस पोजीशन पे होना चाहिए ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर सके। आगे हम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों टॉपिक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कोनिकल पेंडुलम तो पूछा जाता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम को भी मैंने कंपेयर कर दिया, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। कोनिकल पेंडुलम में होता क्या है कि नीचे का जो आपका बॉब होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जैसे आप देख सकते हैं, और उसको पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। जबकि सिंपल पेंडुलम जो होता है वो सिर्फ टू एंड फ्रो का मोशन करता है, वहाँ पे वो नीचे सर्कल में नहीं घूमता, वो बस एक लाइन में जाता है और उसी लाइन में वापस आ जाता है। तो कोनिकल पेंडुलम का जो आप फॉर्मूला बनाते हो पीरियड का, पीरियड यानी जो एक चक्कर का उसको जो पूरा टाइम लगता है, वो है 2π√L cos θ/g, जहाँ पे L उसका लेंथ है। जबकि सिंपल पेंडुलम में जब आप देखेंगे तो वो होगा 2π√LG, यहाँ पे आपका थीटा का जो टर्म है वो निकल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूला में cos θ का एक टर्म है जो एडिशनली ऐड हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन क्या होता है। सो रोटेशनल मोशन का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एक एक्सिस पे अपने अक्रॉस घूम रहा है, खुद में ही घूम रहा है, तो उसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टॉप में आपको एक स्पिन जैसा एक चीज़ दिख रहा है कि जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वो रोटेशन होता है। लेकिन अगर मैं उसको टॉप व्यू से देखूं, जैसे आप नीचे वाले इमेज को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का डॉट है। बेसिकली वो एक्सिस है जिस पे वो घूम रहा है, और वो एक्सिस आपकी तरफ बाहर की तरफ आई है। और मान लीजिए एक रेड कलर का स्पॉट जो मैं बता रहा हूँ, वो एक पार्टिकल है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो जब कभी भी एक सर्कुलर मोशन होता है, जब कभी भी रोटेशनल मोशन होता है, तो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो उस एक्सिस के अक्रॉस वो घूम रहा है, लेकिन पार्टिकल तो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि एक्सिस के ऊपर के पार्टिकल को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टिकल है, जब कभी भी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, तो वो सारे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसलिए मैं उसे साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उसके सारे पार्टिकल कोई एक रेडियस को लेके वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो रोटेशनल मोशन में आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू रेडियस स्क्वायर। सो मास आपको मालूम है पार्टिकल का एक मास होता है, लेकिन रेडियस क्या है? रेडियस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा ये एक ऑब्जेक्ट जब रोटेट हो रहा था तो उसका एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा था, तो जिस सर्कल को वो परफॉर्म किया उसका रेडियस क्या है? वो रेडियस होता है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट में तो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो एक पूरे बॉडी का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें सबको ऐड करते जाना है, हर एक पार्टिकल का और उसका रेडियस। तो जो इन जनरल अगर हम देखते हैं तो वो क्या आता है? वो बेसिकली मास ऑफ बॉडी आता है एंड रेडियस का स्क्वायर आ जाता है। अगर आप पूरा इन जनरल में देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे तो वो है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आप कहेंगे रोटेशनल मोशन में कहाँ से है? जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसका हमें यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको सेंटर ऑफ मास पहले ही समझा देता हूँ। सेंटर ऑफ मास का अगर आप देखेंगे वो क्या होता है कि हम मान के चलते कि कोई एक बॉडी है और उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जब कभी भी हम सिमेट्रिक बॉडी लेते हैं तो जो सिमेट्रिक बॉडी में अगर आप देखेंगे तो उसके जो खासकर डायगोनल के इंटरसेक्शंस जो होते हैं वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाता है, जैसे आप नीचे ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं। अब रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने आपको वही बताया था कि सेंटर ऑफ मास से ही आपका आगे का टॉपिक डिपेंडेंट है। सो अगर आप देख रहे हैं कि ये येलो कलर का एक डिस्क है जो रोटेट हो रहा है और जो एक्सिस है वो बेसिकली उसके एज पे है, और जो ब्लैक कलर का स्पॉट है अगर वो सेंटर ऑफ मास है और एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो उस सेंटर ऑफ मास से लेके एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। एकदम सिंपल मैंने आपको समझाया, सेंटर ऑफ मास से लेके आपके एक्सिस तक के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। सो आप इससे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ सकते हैं, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आप देखेंगे लार्जर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन मींस द अवे इज द मास ऑफ द बॉडी। सो अब अगर आप देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत बड़ा है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी का जो ज़्यादातर मास है वो पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, मतलब एक्सिस से काफ़ी दूर है। जो रेडियस ऑफ गायरेशन अपने को ये भी बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत छोटा है, एक्सिस के पास है, मतलब ज़्यादातर जो मास है वो एक्सिस के पास है, लेकिन अगर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत बड़ा वैल्यू होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मास है या जो आपका मेजॉरिटी ऑफ मास है वो एक्सिस से काफ़ी दूर में है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी बता देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जेई सीईटी नीट में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परपेंडिकुलर थियरम। अगर आपके पास एक बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्पीयर है, उसमें से आप देख रहे हैं आपके पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लीजिए पहले वो बॉडी एक्स एक्सिस पे घूम रही थी, उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx है। फिर उसी बॉडी को हमने वाई एक्सिस के अक्रॉस घुमाया, रोटेट किया, और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो my। तो अगर हम z एक्सिस के अक्रॉस उसको रोटेट करते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो आपको परपेंडिकुलर थ्योरम बताता है, और वो क्या होगा? mz इज इक्वल टू mx प्लस my। यानी किसी भी एक्सिस का अगर आपको मोमेंट, किसी भी एक्सिस के अक्रॉस अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है तो आप उसके 2 परपेंडिकुलर जो एक्सिस रहेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको मालूम है तो उन दोनों को आप ऐड करके आप थर्ड वाले का पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसमें और भी हो सकता है, लेकिन हमने 3D स्ट्रक्चर ही लिया तो यहाँ पे फिलहाल 3 ही एक्सिस हो सकते हैं।
पैरेलल थ्योरम क्या होता है? पैरेलल थ्योरम के लिए क्या है, वहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल। मान लीजिए एक जो आपके पास सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, वो जो स्पीयर है वो रोटेट हो रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। फिर हमने एक नया एक्सिस बनाया जो उस एक्सिस को पैरेलल है एंड वो एक डिस्टेंस h से है। तो नए एक्सिस का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है तो वो सिंपल होगा कि आप किसी भी पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने I बोल दिया है, प्लस mh²। h क्या होगा? जो डिस्टेंस है आपका उस एक्सिस से लेके नए एक्सिस तक। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे h क्या है? h तो r है, तो आपका जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, वो क्या है? I का पहले से वैल्यू mr² है प्लस m, और यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? r²। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल एक्सिस पे वो क्या बनेगा? 2mr²। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पैरेलल में आपको याद रखना है कि अगर आपको पैरेलल का एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपके नए एक्सिस से लेके उस ओल्ड एक्सिस तक। होप आपको समझ में आ गया रहेगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, अपने बाकी दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है, जितना आप एजुकेशन स्प्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा इंडिया डेवलप होगा। मैं चाहता हूँ एक फ्री एजुकेशन पूरे इंडिया को मिलता रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी जो आई ओमेगा होता है, एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू योर एंगुलर एक्सेलरेशन जो आई अल्फा होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी जो बिफोर एक सिस्टम अगर किसी स्टेट में वो घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, और सिस्टम अगर दूसरे स्टेट में घूमने लगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो दोनों सेम रहेगा, यानी I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। जैसे आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक लड़की है जो बहुत जोर से गोल गोल रोटेट हो रही है, तो अगर उसने अपना हाथ को फैला दिया तो वहाँ पे होगा क्या, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि मास बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वहाँ पे क्या होगा, I1 और जो ω1 रहेगा वो काफ़ी छोटा रहेगा, क्योंकि I की वैल्यू बड़ी तो ओमेगा की वैल्यू छोटी। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या किया, उसने अपना हाथ पीछे ले लिया या बाजू अपने बगल में कर दी, तो उससे हुआ क्या, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो गया। तो यहाँ पे I तो कम हो गया, लेकिन इससे होगा क्या कि उसका ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व होता है, वो हमेशा सेम रहेगा। सो आपको इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। सो दोस्तों ये था सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब हम बढ़ेंगे इसके एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि अ बॉब ऑफ मास m अटैच टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल सपोर्ट। द बॉब रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एन एंगुलर स्पीड, जिसको हमने रेडियन पर सेकेंड में लिया, अबाउट द वर्टिकल। सो आपको बताना इनमें से विच ऑप्शन इज ट्रू। सो ये जो आंसर है इसका आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट करना, एंड जो फर्स्ट 5 जिनका करेक्ट आंसर रहेगा उनका नाम मैं अगले लेक्चर में शाउट आउट करूंगा। सो आप यहाँ पे तैयार रहिए, आपके नाम अगर आप चाहते कि मैं शाउट करूँ आपका नाम इस वीडियो में, सो डेफिनेटली फटाफट जाइए एंड कमेंट कीजिए। अगर मुझे आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपने रीज़न भी बता दिया क्यों है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने लेट भी डाला है, तभी भी मैं उसका नाम शाउट कर दूंगा यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी तरीके से आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर करंट एग्जाम, एंड अगर आप नए बच्चे हैं 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।